नेपाल की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ जेन-ज़ी का आंदोलन अब देश की सत्ता तक जा पहुंचा है। वास्तव में युवा पीढ़ी न केवल आवाज बुलंद की है और बल्कि अपने नेतृत्व का प्रत्यक्ष असर भी दिखा दिया है। दरअसल स्थिति इतनी बिगड़ गई कि काठमांडू समेत कई बड़े शहरों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। संसद ठप हो गई और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश ने इतिहास रचते हुए अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री को चुना है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शुक्रवार रात राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। सुशीला कार्की नेपाल के इतिहास में 2 बार अपने नाम को दर्ज करवा चुकी है। पहली बार 2016 में उन्होंने देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा था। उस समय उन्होंने राजनीतिक दलों, नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ साहसिक फैसलों के जरिए अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। अब लगभग 1 दशक बाद उन्होंने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए नेपाल की प्रधानमंत्री महिला बनकर उन्होंने देश को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब देश भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकार, विरासत में मिली संपत्ति और सोशल मीडिया प्रतिबंधों को लेकर गहरे उथल पुथल में था। जेन-ज़ी आंदोलन से जुड़े हुए प्रदर्शनकारियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और ओली सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर भी कर दिया। वास्तव में युवा नेतृत्व में यह स्पष्ट कर चुका है कि अब राजनीति केवल अनुभव और पद पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जनभावनाओं और नैतिकता पर आधारित होगी। जेन-ज़ी नेताओं ने कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सामने रखा और उनका समर्थन सुनिश्चित किया। शुक्रवार देर रात राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू स्थित राष्ट्रपति निवास में कार्की को पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख और कई विदेशी राजनयिक मौजूद रहे। कार्की के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के बयान जारी उनके द्वारा किया गया और कहा गया कि भारत सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करता है। बयान में यह भी कहा गया है कि शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। वास्तव में एक करीबी पड़ोसी और लोकतांत्रिक देश के नाते भारत नेपाल के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए हमेशा सहयोग करता रहेगा। 73 वर्षीय कार्की को राष्ट्रपति, नेपाल के सैन्य नेतृत्व और जेन-ज़ी आंदोलन के नेताओं के बीच विस्तृत वार्ता के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए समय ये स्पष्ट कर दिया था कि कार्यवाहक सरकार 6 महीने के भीतर संसदीय चुनाव करवाएगी। सुशीला कार्की ने अपनी शिक्षा BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और उन्हें नेपाल की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक माना जाता है। इनकी ईमानदारी, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें देश के सबसे निर्णायक समय में नेतृत्व के लिए उपयुक्त साबित किया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यदि वह अयोध्या, लिपुलेख और कालापानी जैसे विवादों पर भारत के खिलाफ अधिक दृढ़ न होते तो उन्हें और लाभ मिल सकता था। उन्होंने अपने आप को जिद्दी बताते हुए पद को लेकर कोई लालच न होने की बात तक कह दी। उल्लेखनीय है कि ओली को चीन समर्थक माना जाता रहा है और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा भारत की बजाय चीन का था। वास्तव में नेपाल में ये परिवर्तन केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि युवा पीढ़ी अब राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रही है। जेन-ज़ी आंदोलन ने देश की राजनीति में नई ऊर्जा और उम्मीद जगा दी है। सुशीला कार्की के नेतृत्व में अब नेपाल में स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक बार फिर से मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। अब रुक करते हैं रूस का। रूस के कामचटका तट के पास आज शनिवार को एक बार फिर से तबाही ने दस्तक दे दी है। 600 वर्षों बाद ज्वालामुखी फटने वाले क्षेत्र में इस बार 7.4 तीव्रता का भूकंप आ गया। वास्तव में इस भूकंप ने न केवल स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया, बल्कि अमेरिका और चीन में भी सुनामी का अलर्ट जारी हुआ है। USGS के अनुसार भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया और इसके केंद्र में 300 किलोमीटर के दायरे में तटीय क्षेत्रों में खतरनाक लहरें उठ सकती हैं। आपको बता दें कि पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने तटीय इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की साफ तौर पर सलाह दे दी है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम सतर्क हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। ये कोई साधारण झटका नहीं था। पिछले 3 महीनों में कामचटका में 7 तीव्रता या उससे अधिक के 3 भूकंप पहले ही दर्ज हो गए हैं। 30 जुलाई 2025 को यहाँ 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जो बेहद ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसकी तीव्रता बेहद ज्यादा है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जिसे दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप माना गया। उस भूकंप के बाद आपको बता रहे हैं कि क्राशुनिन केव में ज्वालामुखी में लगभग 600 वर्षों के अंतराल के बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ।
राख के बादल 6 किलोमीटर ऊंचाई तक साफ तौर पर देखने को मिले, लेकिन ये जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र से दूर क्रोनटस्की नेचर रिजर्व में हुआ, इसलिए जनहानि बिल्कुल भी नहीं हुई। विशेषज्ञों के अनुसार 30 जुलाई का शक्तिशाली भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट का प्रमुख कारण था। भूकंप में मैग्मा के प्रभाव और दबाव को प्रभावित कर दिया, जिससे ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। कामचटका प्रायद्वीप प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो हमेशा भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना ही जाता रहा है। यूएसजीएस के आंकड़ों के अनुसार इस साल कामचटका में 1200 से अधिक भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें से अधिकांश 2.0 और 4.0 तीव्रता के छोटे झटके थे, लेकिन 4 या उससे ऊपर के 15.0 से अधिक भूकंप हैं। इस वर्ष अब तक 3 बड़े भूकंप यानी कि 7.0 या उससे अधिक तीव्रता के रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें शनिवार को 7.4 तीव्रता वाला झटका शामिल बताया गया। अमेरिकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने भूकंप के तुरंत बाद अलर्ट तक जारी कर दिया। GFZ की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप का केंद्र कामचटका के पूर्वी तट के नजदीक था। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने चेतावनी दी है कि 300 किलोमीटर की दूरी तक तटीय क्षेत्रों में खतरनाक लहरें उठ सकती हैं। इस कारण तटीय लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी गई है। भारत के पड़ोस में भी इस भूकंप के असर के झटके जो है वो महसूस हुए हैं। तिब्बत में शनिवार सुबह 4:57 पर रिएक्टर पैमाने पर 3.1 तीव्रता का हल्का सा भूकंप आया। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर सतर्कता दिखाई। हालांकि कोई बड़ी जनहानि या कोई नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। भूकंप का केंद्र तिब्बत में 27.93 अक्षांश और 87.27 देशांतर पर था और 10 किलोमीटर की गहराई में आया गया ये भूकंप। हिमालय और तिब्बत क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से अति संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पर हल्के से मध्यम तीव्रता के झटके समय समय पर आते ही रहते हैं। वास्तव में कामचटका क्षेत्र में इस साल वैश्विक भूकंपीय गतिविधियों का केंद्र रहा है। 30 जुलाई का शक्तिशाली यानी कि 8.8 तीव्रता वाला भूकंप, उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट और अब 7.4 तीव्रता का झटका इस क्षेत्र को पृथ्वी विज्ञान के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। विशेषज्ञ लगातार क्षेत्र पर निगरानी बनाए हुए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल प्रकृति की ये चेतावनी याद दिलाती है कि रिंग ऑफ फायर का ये हिस्सा हमेशा सक्रिय और खतरनाक बना रहता है। स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीमें और अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट सिस्टम मिलकर इस भूकंपीय गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी तक बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजर बनाए रखना जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब एक नई राजनीतिक उलझन सामने आ रही है। रूस ने यह घोषणा की है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। वास्तव में यह कदम पिछले 3 साल से अधिक समय से जारी है और इस युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कूटनीतिक प्रयासों की विफलता के रूप में इसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ वार्ता के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कह दिया था कि रूस शांति वार्ता के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसके बावजूद रूस ने यूक्रेनी शहरों पर अपने आक्रामक और विस्तारित हवाई हमले जारी रखे हैं। कल ही यूक्रेन ने सूमी शहर में रूसी सेना से भारी आर्टिलरी से अटैक कर दिया था, जिससे रिहायशी इलाकों में कई धमाके हुए और कई इमारतें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई। इस हमले में नागरिकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गंभीर चिंता व्यक्त की। रूस के प्रवक्ता की तरफ से यह कहा गया कि हमारे बातचीत करने वाले लोग अब भी अलग अलग तरीके से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कहना ठीक होगा कि बातचीत रुकी हुई है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बातचीत से तुरंत कोई बड़ा नतीजा निकल पाएगा। वास्तव में रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब तक यूक्रेन के साथ आमने सामने की बैठक से इनकार कर चुके हैं और उनका ये मानना है कि केवल एक सीधी शिखर वार्ता ही इस गतिरोध को पूरी तरीके से तोड़ सकती है। इस्तांबुल में 3 दौर की वार्ता में बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली के अलावा कोई ठोस नतीजा सामने ही नहीं आया और रूस अपनी मांगों पर अड़ा ही रहा। रूस की मांगों में यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र का पूर्ण अधिग्रहण भी शामिल रहा। कीव ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके बजाय यूरोपीय शांति सैनिकों को तैनात करने की मांग की गई, जिसे रूस ने पूरी तरीके से नकार दिया है। इस विवाद ने शांति प्रक्रिया को और ज्यादा जटिल बना दिया है। पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन में सबसे आक्रामक हमला किया, जिसमें कई नागरिक मारे जा चुके हैं और मध्य कीव में एक सरकारी इमारत आग के हवाले कर दी गई। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे दी है। हालांकि अभी अमेरिका की तरफ से ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का ये दौर न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। अमेरिकी चेतावनी और यूरोपीय शांति सैनिकों की संभावित तैनाती ना हो और बढ़ावा दिया है। ऐसे में समय में बातचीत का स्थगित होना युद्ध की जटिलताओं को और बढ़ाता है। वास्तव में शांति की उम्मीद अब पूर्व की तुलना में और अधिक धुंधली दिखाई दे रही है। युद्ध के 3 साल में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है
और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है। रूसी हमले में यूक्रेनी जवाबी कार्रवाई में नागरिकों की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई। ये स्पष्ट है कि बिना सीधी और निर्णायक वार्ता के रूस यूक्रेन युद्ध का कोई स्थायी समाधान निकल ही नहीं सकता। ट्रंप प्रशासन के कूटनीतिक प्रयासों की विफलता ये साफ तौर पर दर्शा रही है कि सैन्य और राजनीतिक हित संघर्ष की स्थिति में शांति स्थापित करने में बड़ी बाधा बन सकते हैं। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अमेरिका और यूरोपीय देशों पर टिकी हुई हैं। ये देखा जाना फिलहाल बाकी है कि रूस, यूक्रेन और वैश्विक शक्ति केंद्र इस तनावपूर्ण स्थिति को कैसे संभालती है। फिलहाल यूक्रेन के सूमी शहर में हमले और रूस की शांति वार्ता स्थगन की खबर ने पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा कर दी है। दरअसल इजरायल और कतर के बीच बढ़ते तनाव ने मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की आहट साफ तौर पर सुना दी है। वास्तव में इजरायल ने केवल 72 घंटों में 6 देशों पर हमले कर दिए, जिसमें लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यमन और गाजा पट्टी शामिल बताए गए। इस कार्रवाई के बाद ईरान ने इजरायल को सीधी धमकी दी और कतर की निष्क्रियता पर सवाल उठा दिए। इस बीच यमन ने इजरायल पर मिसाइल हमला कर दिया, जिसे इजरायल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने हवा में ही मार गिराया। आईडीएफ ने यह बताया कि मिसाइल हमले के दौरान कई इलाकों में सायरन बजाए गए और नागरिकों से होम कमांड के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए साफ तौर पर कह दिया था। खुशकिस्मती से किसी तरीके का कोई नुकसान या हताहत की कोई सूचना अभी तक सामने नहीं आई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने शनिवार तड़के यह बताया कि यमन की ओर से दागी गई मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया है। मिसाइल के लॉन्च होते ही इजरायल के कई इलाकों में अलर्ट सायरन बजाए गए थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मिसाइल यमन की दिशा से इजरायल की ओर बढ़ रही है, जिसके तुरंत बाद एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया और प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा सायरन बजाए गए। वास्तव में ये कोई एक घटना नहीं है। बीते हफ्ते ही आईडीएफ ने जानकारी यह दी थी कि उसकी एयरफोर्स ने यमन से दागे गए कम से कम 10 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। बीते रविवार को एक हूती ड्रोन ने रेमन एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसके कारण एयरपोर्ट 2 घंटे के लिए बंद रहा और इस हमले में पैसेंजर टर्मिनल को भी बहुत ज्यादा नुकसान आया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 63 वर्षीय कर्मचारी श्रापनेल लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि 52 वर्षीय महिला कर्मचारी गिरने से चोटिल हो गई। इसके अलावा कई लोगों को शॉक के लिए इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। वास्तव में एयरपोर्ट पर हुए हमले की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि जिस ड्रोन ने हमला किया उसे डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट तो कर लिया था, लेकिन हमला शॉर्ट रेंज था और इसी कारण इंटरसेप्शन और वार्निंग सिस्टम तुरंत एक्टिवेट नहीं हो पाए। बाकी ड्रोन को एयरफोर्स यूनिट के कोऑर्डिनेशन से मार गिराया गया। आईडीएफ ने यह साफ किया है कि इजरायल की सुरक्षा के लिए किसी भी हवाई हमले का खतरा जो है वो लगातार बना ही रहता है और निर्णायक रूप उसको दिया जाएगा। सेना ने जोर देकर यह कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी हवाई खतरों का मुकाबला किया जाएगा और कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल इस श्रृंखला हमलों के बीच, इंटरसेप्शन के बीच मिडिल ईस्ट की जमीनी और हवाई स्थिति लगातार बदल रही है। पिछले हफ्ते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले ये स्पष्ट करते हैं कि सुरक्षा बल सतर्क है और किसी से भी संभावित खतरे को समय रहते नष्ट करने की ताकत रखते हैं। आईडीएफ का यह कदम न केवल आक्रामकता को कम करता है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाता है। सही बताएं तो इस ताजा घटनाक्रम ने इजरायल की एयर डिफेंस क्षमताओं और तैयारियों को उजागर किया है। कई देशों पर हमले और जवाबी कार्रवाई के बीच क्षेत्रीय तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इजरायल ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हवाई खतरे का जवाब देने से वो पीछे नहीं हटेगा। मिडिल ईस्ट में यह तनाव अब पूरे क्षेत्र में चिंता का विषय बन रहा है। इजरायल, यमन और अन्य देशों के बीच ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष संभावित बड़े सैन्य संकट की तरफ इशारा कर रहा है। आईडीएफ लगातार अपनी सतर्कता बनाए हुए है और नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।